हमने हमारे पहले के 2 वीडियोस में हेपेटाइटिस ए की बात करी, फिर हेपेटाइटिस बी की बात करी। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी की। देखिए, हेपेटाइटिस सी जो सबसे ज़्यादा ब्लड के थ्रू फैलने वाली बीमारी है, रक्त के थ्रू फैलने वाली बीमारी है, उनमें से एक है। ये रक्त से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैलती है और इसमें ज़्यादातर जो देखा गया है केसेस वो हैं कि या तो कोई जो ब्लड में जांच नहीं की जाए हेपेटाइटिस सी की, उनमें उसकी वजह से फैलती है। एक व्यक्ति का रक्त जब दूसरे को दिया जाता है, या जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, या फिर गांव के अंदर जो क्वैक्स होते हैं वो एक ही नीडल से कई लोगों के इंजेक्शन लगा देते हैं, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। तो मुख्यतया हेपेटाइटिस सी रक्त के माध्यम से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कुछ केसेस के अंदर ये हेपेटाइटिस बी जितनी कॉमन नहीं है, ये असुरक्षित यौन संबंधों से भी फैल जाती है और किसी भी तरह से यदि ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाए तो उससे ये हो सकती है। ये मिलने जुलने से, एक दूसरे के जो हग करने से, किसी के चुंबन लेने से, या कि साथ में खाना खाने से, छींकने से, खांसने से, उससे नहीं फैलती है। इस बात का हमें ध्यान रखें। अब हेपेटाइटिस सी, बी और ए के लक्षण तो तकरीबन एक से होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी में एक अच्छे खासे प्रतिशत लोगों में कोई लक्षण नहीं होता। रोगी को पता भी नहीं चलता कि उसके हेपेटाइटिस सी की बीमारी है। ऐसे व्यक्ति किसी को ब्लड डोनेट कर दें और वहाँ लैब में उसकी जांच नहीं हो, जो लैब होती है ब्लड जहाँ टेस्ट होता है, तो फिर वो दूसरे के अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ये बड़ी इसके अंदर रिस्क है। और इसका जो वही एक्यूट एंड क्रॉनिक फेज़ 2 होते हैं, तो एक्यूट फेज़ करीब 6 महीने तक चल सकता है और क्रॉनिक फेज़ 6 महीने बाद में शुरू होता है इसके अंदर, हेपेटाइटिस सी के अंदर। एक्यूट फेज़ में ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन वही 30-40% लोग हैं वो क्रॉनिक फेज़ के अंदर चले जाते हैं, यानी दीर्घकालिक डिजीज़ में बदल जाते हैं। तो दीर्घकाल के अंदर ये क्या करता है, कोशिकाओं में बहुत इन्फ्लेमेशन करता है, उनको बड़ा डैमेज करता है। तो धीरे धीरे सारे के सारे कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगती हैं और उनकी जगह फाइब्रोसिस, इकट्ठा तंतु बनने लग जाते हैं। छोटे छोटे कोशिकाओं के, मृत कोशिकाओं की एक तंतु से बन जाते हैं। तो उसकी वजह से लीवर है वो डैमेज हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर है, और आगे चल कर के कैंसर लीवर के अंदर विकसित होने की प्रबल संभावना रहती है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है हेपेटाइटिस सी में, जब ये एक तो यूरिन के कलर को आप फ्रिक्वेंटली लाइफ में वॉच करना चाहिए। महीने 2 महीने में एक बार अपने को 20 दिन में लीवर आपके यूरिन का कलर है उसको ज़रूर देखना चाहिए। यदि यूरिन बहुत डार्क कलर का हो और ऐसे लगे कि गहरा पीलापन लिए हुए हो तो आप उसको जांच जरूर करवाइए। इसके अलावा यदि आपको लंबे समय तक बहुत थकान रहती है, भूख अच्छी तरह से नहीं लगती है, मन नहीं लगता है, शरीर में हर समय लगता है कि शक्तिहीन शरीर हो गया है, तो आपको आपके लीवर एंजाइम्स की जांच जरूर करानी चाहिए। और यदि एंजाइम डिस्टर्ब हो तो जो लीवर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं या आपके जो अनुभवी जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उनसे आप राय लेकर के लीवर से जो संबंधित हेपेटाइटिस ग्रुप है बीमारियों का, उसके बारे में ज़रूर आपको इंक्वायरी करनी चाहिए ताकि आप इस बीमारी को पकड़ सको। हेपेटाइटिस ए की कोई दवा नहीं है, मैंने जैसे पहले कहा, हेपेटाइटिस बी की कोई दवा नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की दवा है। इस बीमारी को यदि सही समय पर सही डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर इलाज लिया जाए तो ये बीमारी क्योर हो सकती है। आदमी कैंसर से बच सकता है, आदमी फाइब्रोसिस ऑफ लीवर से बच सकता है, इंसान जो है वो आपके सिरोसिस भी याद रखिए, कैंसर तो नहीं है लेकिन कैंसर जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी यदि एक स्टेज के बाद में यदि इसका पता लगे तो ये फिर एक जान लेके जाती है। समय एक्स्ट्रा मिल सकता है कैंसर की तुलना में, अदरवाइज बचने की संभावना इसमें भी बहुत कम होती है। तो इसलिए आप में जागरूकता रखनी चाहिए। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ए में तो लक्षण बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, 3-4 हफ्ते के अंदर रोगी ठीक हो जाता है।
बी और सी में आपको ध्यान रखना है, यदि किसी व्यक्ति के लंबे समय तक कमजोरी बनी रहे, शरीर में थकान बनी रहे, शक्तिहीनता बनी रहे, भूख है वो अच्छी तरह से नहीं लगे, तो फिर उसको अपना लिवर एंजाइम्स जांच जरूर करानी चाहिए और हेपेटाइटिस बी और सी की जांच भी करानी चाहिए। हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई टीका भी विकसित नहीं हुआ, बी का टीका विकसित हो चुका है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए।